कि हमारा बेस्ट बफर होता है जब हम कहते हैं कि भाई पीएच अगर निकालना है, सो दैट पीएच विल लाई बिटवीन पीके प्लस वन एंड दैट विल लाई बिटवीन पीके माइनस वन, है ना। तो ये हमारी रेंज होती है किसकी, दिस इज माई रेंज ऑफ पीएच, दिस इज माई रेंज ऑफ पीएच। सही बात है। तो आप ये चीज समझो कि अगर हमारी ये रेंज ऑफ पीएच है, राइट, तो एग्जैक्टली सीन क्या है, बात समझो कि मैम जब भी दिस इज माई रेंज ऑफ पीएच, व्हाट एग्जैक्टली डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है। ये देखो, तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, राइट, नाउ अंडरस्टैंड। तो हमने ये बोला कि बेस्ट बफर हमारा कब बनता है, जब हमने बोला कि सॉल्ट अपॉन एसिड की जो कंसंट्रेशन है दैट वैल्यू इज इक्वल टू वन। तो यहां से हमें समझ आता है कि सॉल्ट इज इक्वल टू एसिड, concentration of salt is equal to the concentration of the acid। तब हम बोलेंगे क्या कि दिस इज गोइंग टू बी माय बेस्ट बफर, ठीक है। तो ये हमने पार्ट पढ़ लिया, राइट। अब आप ये देखो कि बफर कैपेसिटी क्या होता है। बफर कैपेसिटी का मतलब होता है कि मैम हम कितना, हाउ मच अमाउंट ऑफ, हाउ मच मिलीलीटर्स ऑफ एसिड और बेस वी कैन add to a buffer so as to change the pH by 1, pH by unity, ठीक है, या बाय 1, कि भाई हम कितना, इसीलिए आप देखो कि कितने मिलीलीटर एसिड या बेस हम डाल सकते हैं जिससे कि पीएच जो है वो 1 से चेंज हो जाए या पीएच जो है वो यूनिटी से चेंज हो जाए। तो आप ये चीज समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे क्वेश्चन बोला, मैंने कहा भाई मान लो मेरे पास कोई बफर है, ठीक है। अब वो जो बफर हमारे पास है, ठीक है, वो जो बफर हमारे पास है उस बफर का सीन क्या है कि भाई मैम वो बफर ऐसा हमने कहा कि भाई 20 ml ऑफ बेस was added to a buffer solution and 20 ml of base was added to a buffer solution, and what happened, bolo, and the pH of the buffer changed from 7.2 to 7.3। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट इट्स बफर कैपेसिटी, कैलकुलेट इट्स बफर कैपेसिटी। अब आप देखो क्या सुनिए कि मैम जब हमें ये क्वेश्चन करना है तो बफर कैपेसिटी का मतलब होता है कि जैसे आप देखो 7.2 से हमने बढ़ा के पीएच 7.3 कर दिया किसी बफर का। तो आप पहली बात तो ये बताओ कि एक बफर जिसका पीएच 7.2 था, तो वो किस रेंज तक बफर कहलाया जाएगा। तो हमने कहा कि भाई वो 7.2 तक होता है, तो वो मैक्सिमम 8.2 और वो घट के 6.2 तक बफर कहलाएगा। आप ये अंडरस्टैंड। तो माय पॉइंट इज कि अगर वो 6.2 से लेकर 8.2 तक जाएगा, तो वो 6.2 से लेकर 8.2 तक बफर कहलाया जा रहा है। तो माय पॉइंट इज कि इफ इट इज बीइंग कॉल्ड एज अ बफर फ्रॉम 6.2 टू 8.2, तो उस रेंज में वो बफर है। अब आप ये देखो, कहते हैं 20 ml ऑफ बेस जो है वो हमने ऐड करा तो पीएच चेंज हो गया 7.3। मतलब अगर पीएच 7.4 भी होता तो भी ये बफर होता, पीएच 7.5 हो जाता बढ़ के तब भी ये बफर होता, पीएच बढ़ के 7.6 हो जाता तब भी ये बफर हो जाता। तो माय पॉइंट हियर इज कि अगर इसका पीएच 7.2 से 7.3 हुआ, तो हमने कहा 0.1 इज द पीएच चेंज जब हमने 20 ml ऐड करा, जब हमने 20 ml ऑन एडिंग 20 ml। तो मुझे यहाँ पे देखना है कि अगर 1 का पीएच चेंज हो जाए तो मुझे बताओ, इसको मैं 0.1 से डिवाइड कर दूं तो राइट साइड पे भी 0.1 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम हम लेफ्ट में करते हैं वही काम हम राइट में भी करते हैं। तो द आइडिया हियर बिकम्स व्हाट, द आइडिया हियर बिकम्स व्हाट कि 1 का पीएच चेंज जब आएगा, वो कब आएगा, जब हमारे पास 200 ml का, जब हमारे पास 200 ml का सोल्यूशन हम इसके अंदर डाल देंगे। तो अगर मैंने 200 ml का बेस डाल दिया, ठीक है, जब हमने 200 ml का बेस डाल दिया, तो भाई इसका बफर कैपेसिटी कितना हो गया, ये बफर का कैपेसिटी मतलब कितना एमएल ये बेस कंज्यूम कर सकता है और तब भी बफर रहेगा। तो हमने कहा कि 7.2 से बढ़ के इसका पीएच 8.2 हो जाएगा,
तो इसको कराने के लिए हम कितना बाहर से बेस इसमें डाले कि भैया ये बफर भी रहे और ये मैक्सिमम चेंज शो कर दे। तो बेसिकली बफर कैपेसिटी जो होता है हमारा, वो एक प्रकार से मैक्सिमम चेंज होता है। आप ये अंडरस्टैंड, वो एक प्रकार से यस। मैक्सिमम चेंज होता है। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक आइडिया कि हम अगर 0.1 पीएच की बात कर रहे हैं, तो 0.1 पीएच चेंज हैपेंस ऑन एडिशन ऑफ 20 ml। तो 1 ml का चेंज अगर आएगा तो वो कितने से आएगा? बात समझ में आ गई तो बताइए। आप ये अंडरस्टैंड, यस। ठीक है? अब आप ये देखो, तो इसकी बफर कैपेसिटी 200 ml, टू बी मोर प्रिसाइज 0.2 लीटर, ठीक है? तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है, समझ में आ गई? तो आप इसको अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि मान लीजिए अगर डेल्टा पीएच चेंज आ गया, तो उसके लिए कब आया? जब मैंने VML ऑफ एसिड या बेस बाहर से डाला। VML ऑफ एसिड और बेस हैज बीन एडेड फ्रॉम आउटसाइड। अभी अंडरस्टैंड? तो वन का चेंज कब आएगा? तो हमने कहा वन का चेंज आएगा कितना वॉल्यूम है एसिड बेस ऐड करने पे। तो यहाँ भी डेल्टा पीएच से डिवाइड कर दो, तो यहाँ भी डेल्टा पीएच से डिवाइड कर दो। तो बेसिकली हम वन चेंज कब लाएंगे? वन चेंज इन पीएच happens when, happens when, बताओ? When we have VML upon delta P। Are we understanding this part? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताओ। यस मैम। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर माई बफर कैपेसिटी, ठीक है? अब दूसरा डेफिनेशन देखो बफर का। बफर एग्जैक्टली क्या था? अब आप लॉजिकली सोचो, तो मैंने कल एक एग्जांपल दिया था एसिडिक बफर का। तो मैंने कहा था CH3COOH है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये तो हो गया वीक एसिड। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने बोला कि मेरे पास क्या है? CH3COONA, सो इट गिव्स मी CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ये हो गया दूसरा पार्ट। तो मैंने एक सिंपल सी बात ये बोली कि अगर मेरे पास ये पार्ट है, तो व्हाट एम आई सेइंग कि दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो अगर ये 100 थे तो 100 में से ये 10 टूट गए, तो 90 ये बचे 10 और ये 10 बन गए। और अगर ये 100 आयंस थे तो ये 100 बन गए और ये भी 100 बन गए, ये जीरो रह गए पीछे भी। समझ में आ गई बात? तो द आइडिया हियर इज व्हाट? द आइडिया हियर इज कि मैम ये 90 है और ये 10 और 10 है, और ये पीछे जीरो रह गए, तो ये 100 और 100 है। आप ये अंडरस्टैंड? तो आप ये चीज देखो कि जब हम CH3COOH की बात करते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग? व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग कि मैम अगर हम किसी बफर को डिफाइन करें, तो एक तरीका तो बफर को डिफाइन करने का क्या होगा कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड विद अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना? विद अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है कि भाई बफर क्या है? बफर एक और चीज है कि भैया वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस अगर एक साथ आ गए, जैसे कि CH3COOH एक वीक एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसे हम बनाते हैं? CH3COO नेगेटिव। समझ में आई? तो भाई ये भी हमारा कौन है? ये भी हमारा, ये मिक्सचर को एक्चुअली कॉन्जुगेट बेस हम बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मेरे पास Na2HPO4 है और साथ में H3PO4 है। अब आप बताओ ये बफर है क्या? नहीं, ये बफर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखो, जब हम H3PO4 को तोड़ते हैं तो एक H प्लस रिलीज करेगा तो बनता है H2PO4 -1। फिर H2PO4 -1 जब टूटेगा तो क्या बनेगा? H प्लस प्लस HPO4 -2। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो यू यस। अंडरस्टैंड कि H3PO4 के साथ ये H प्लस एंड H2PO4 बनेगा, और H2PO4 से भी मुझे क्या मिल जाएगा? H2PO4 माइनस से भी मुझे H प्लस और HPO4 माइनस मिलेगा। और फर्दर जब ये टूटेगा तो ये H प्लस देगा और ये मुझे PO4 माइनस ही देगा। तो कॉन्जुगेट बेस H3PO4 का कौन हुआ? सिर्फ ये हुआ। क्योंकि कंडीशन क्या है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मस्ट conjugate acid base pair must do what? Must be differing by 1H+। तो एक ही H+ का गैप होगा तभी वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तो आप ये चीज समझो कि जब मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास ये H3PO4 है, तो H3PO4 से अगर हम H2PO4 पे जा रहे हैं तो सिर्फ एक ही H+ का गैप है कि नहीं? बताओ। तो अगर एक ही H+ का गैप है, इसका मतलब क्या है कि इट्स अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर
which is differing by 1 H plus. Are we understanding this one? तो आप ये चीज समझो कि when we are saying कि Na2HPO4 है और ये मुझे साथ में HCPO4 दे रहा है, so what do you exactly mean by this part कि मैम ये जो मिक्सचर है, अगर Na2HPO4 टूटेगा तो मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा Na प्लस और साथ में मुझे देगा HPO4 - 2, है ना? तो आप ये चीज समझो कि मेरे पास कौन है, मेरे पास HCPO4 है और मेरे पास Na2HPO4 है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि Na2HPO4 जो है वो हमारा कौन है? ये हमें ये वाला हम आयन दे रहा है और सॉल्ट साथ है। में PO4 दे रहा है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? बोलो। यस। तो द आइडिया हियर इज व्हाट कि अगर मुझे HCPO4 और HPO4 - 2 दे रहा है, दैट मींस दे आर डिफरिंग बाय 2H प्लस। तो ये तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस नहीं हुए, है ना? और अगर ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं हुए, इसका मतलब क्या है? बोलो। अगर ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं हुए तो ये क्या है? मैम तो ये बफर नहीं है। तो ये बफर नहीं है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बोला कि भाई मेरे पास NH4OH है और साथ में मेरे पास NH4 प्लस है, तो अब क्या मिलना चाहिए कि अगर मुझे कोई बेस मिल रहा है तो साथ में मुझे उसका कॉन्जुगेट एसिड भी मिलना चाहिए। अभी अंडरस्टैंड? तो व्हेन यू से NH4OH एंड साथ में NH4 प्लस मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ कि मैम वी हैव NH4 एंड वी आल्सो हैव NH4 प्लस। So the idea here is what कि when we have NH4OH and when we have NH4 plus, इसका मतलब क्या है? बताओ। कि ये बेस और कॉन्जुगेट एसिड का वो पेयर है। एग्जैक्टली exactly. तो अगर इन दोनों का मिक्सचर आ गया तो मुझे जरूरी नहीं कि सॉल्ट देखना पड़े, मेरे को हमेशा ये समझ आना चाहिए कि ये भी मेरा एक बफर सोल्यूशन बनाएगा। ठीक है? तो बफर सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है? बफर सोल्यूशन का बेसिक मतलब होता है अ मिक्सचर ऑफ बेस with its conjugate acid or a mixture of a weak acid, a mixture of a weak acid with strong base, यानी कि मिक्सचर ऑफ वीक एसिड विद इट्स कॉन्जुगेट बेस। बात समझ में आ गई? तो ये हमें कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि भाई वीक बेस चाहिए तो साथ में उसका कॉन्जुगेट एसिड चाहिए। जैसे मैंने बोला C6H5NH2, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा आप मुझे बताओ। ये नाइट्रोजन जो है वो उसमें लोन पेयर है, तो हर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एक बेस रहता है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये C6H5NH2 जो है ये बन जाएगा C6H5NH3 प्लस। बोलो हाँ ना? क्योंकि ये कहीं से भी अगर आप देखोगे तो ये H प्लस को गेन कर लेगा। अब अगर ये H प्लस को गेन कर लेगा, इसका मतलब क्या है बताओ? इसका सिंपल मतलब ये है अपने पास कि भैया ये C6H5NH2 बेस हो गया और उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा C6H5NH3 प्लस। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये मेरा कॉन्जुगेट बेस है, ये मेरा कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है? तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी माय कॉन्जुगेट एसिड और ये मेरा बन जाएगा कोई एक। कंसेप्ट समझ में आ गया तो बताइए यस। यस और नो? तो दिस इज द बेसिक आइडिया। तो जब हम कॉन्जुगेट एस इसकी बात करते हैं तो ये आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए कि C6H5 प्लस NH2, तो C6H5NH3 प्लस मेरा बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखो, मैंने बोला मेरे पास पिरिडीन है, तो इफ आई हैव पिरिडीन इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, सो दिस बेसिकली बिकम्स माय पिरिडीन, है ना? और इस पे मैं अगर H प्लस डाल दूं तो क्या होगा कि H प्लस इस पे अटैक कर जाएगा। जब H प्लस इस पे अटैक कर जाएगा तो ये NH प्लस बन जाएगा। समझ में आ गई? सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी माय NH प्लस। तो ये मेरा बन गया पिरिडीनियम आयन। तो पिरिडीनियम आयन बन गया। ठीक है? तो ऐसे हमें क्वेश्चन में ये पहचानना आना चाहिए। अब मान लो मैं आपको ऐसे देती हूँ, मैंने कोई बेस दिया, मैंने कहा जी मेरे पास कोई सॉल्ट है NH4Cl, ठीक है? और साथ में मेरे पास आ गया HNO3। अब ये मिक्सचर मुझे बताओ कि क्या ये मिक्सचर मुझे आ, वो बना के देगा? कभी भी किसी सिचुएशन में बफर बना सकते हैं। तो आप ये देखो, ये तो सॉल्ट है, ये तो सॉल्ट है ना? नो और मैंने मैम, साथ में इनमें दिया कॉमन आयन नहीं है। NaOH। तो अब तो अगर इसको हिसाब से लगाएगा तो क्या होगा मुझे बताओ कि NH4Cl और NaOH है। तो अगर मैंने इसको प्लस और माइनस किया और इसको प्लस और माइनस किया, सो यू टेल मी व्हाट विल आई गेट? पॉजिटिव गोज विद नेगेटिव, तो ये बन जाएगा NH4OH।
और साथ में बनेगा NaCl। तो किसी भी हाल में, अब आप देखो क्या चीज है, अब सिचुएशन समझना, ये जो सिचुएशन आई ना, ये बफर बना सकता है। बोलो क्यों? क्यों? क्योंकि अगर NaOH की मैंने डाले वाले 5 मोल और इसके तो 10 मोल, अगर सिचुएशन ऐसी है, इस सिचुएशन बना सकते हो, तो ये तो खत्म हो जाएगा रिएक्ट करके। तो मेरे बीकर में 5 मोल ये बचेगा NH4Cl, और इन दोनों के रिएक्शन से मेरे पास आ जाएगा NH4OH। समझ में आई बात? तो यस मैम। कई बार ऐसे देख के लगता है कि अब ये देखो, इस रिएक्शन के बाद डेफिनेटली देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि भाई हमारे पास ये बफर बनाएगा। तो क्या जरूरत है? जरूरत ये है कि अगर मेरे पास एक वीक एसिड है, वीक एसिड, सॉरी, अगर हमारे पास क्या सिचुएशन है, अगर हमारे पास सिचुएशन ये है कि इट्स अ वीक एसिड, द सॉल्ट ऑफ, yes or no, this is यस मैम। NH4Cl। तो when we are talking about NH4Cl with NaOH, तो मेरे पास क्या बन गया? मेरे पास NH4OH मिल गया। तो मैं इसे क्या बोलूंगी? आई हैव अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। इस सॉल्ट का रिएक्शन मैंने करा दिया किसके साथ? एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो ये वाला उल्टा कर ली, अगर मैंने लिया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो भैया वो भी बफर बनाएगा। लेकिन अंडर व्हाट कंडीशन? जब स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट जो है, जब स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी हमारे सॉल्ट से। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो ये कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। आर वी अंडरस्टैंडिंग? जस्ट टेल मी दिस। यस मैम। ठीक बात है। तो ये कंसेप्ट अपने को बहुत अच्छे से क्लैरिटी आनी चाहिए। दिस इज द पार्ट। तो अब आप ये चीज समझो कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं कि हमें सीधा दिखे। तो एक तो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी वीक एसिड, प्लस सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग विद अ वीक बेस, वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। फिर क्या केस आ गया? वीक बेस प्लस द सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, या ये सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये भी हमें समझ आना चाहिए। लेकिन हमारे पास उस केस में जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, ठीक है, जो सॉल्ट वाला कंपोनेंट है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। और स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस जो हम डाल रहे हैं, सॉरी उसको मैंने पहले गलत बोल दिया था, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट एसिड या बेस की कंसंट्रेशन हमारी कम होनी चाहिए। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट जस्ट? यस मैम। ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी देना चाहिए। आर वी अंडरस्टैंड? ठीक है। अब आप ये देखो कि जब हमारे पास ये चीज आएगी तो वी हैव दिस पार्ट, ठीक है, इतना फंडा समझ में आ गया। सो नाउ यू सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, ठीक है, ये जो पोर्शन हमें समझ में आ रहा है, दिस इज व्हाट वी कैन डू विद इट, दिस इज गोइंग टू बी माय बफर, ठीक है। अब आप ये देखो क्या कहानी है। तो अब क्वेश्चन मान लो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा भाई 10 ml of 0.1 NaOH, of 0.1 molar NaOH is combined with 20 ml of 0.02 molar, is combined with 0.2 molar of CH3COOH. Now the question says calculate the pH of the buffer. Calculate the pH of the buffer. Now that's my question, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ml of 0.1 molar NaOH जो है, इसका रिएक्शन मैंने करा दिया है 20 ml 0.2 molar COOH के साथ, ठीक है। So now you understand। अब ये क्वेश्चन आ गया 0.2 molar CH3COH के साथ। तो मेरा एक सिंपल सा पार्ट ये आया, क्या, कि मैम देखो आपने NaOH को मिक्स कर दिया किसके साथ? आपने एक बीकर उठाया, आपने इसको मिक्स कर दिया, ठीक है। जब आपने इसको मिक्स कर दिया तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और साथ में बनेगा पानी। ये बात अच्छे से समझ में आती है ना, कि भाई ये टूटा Na प्लस और OH नेगेटिव में, ये टूटा नेगेटिव पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव गोज विद नेगेटिव एंड नेगेटिव गोज विद पॉजिटिव। आर वी अंडरस्टैंड? तो मेरे पास कंडीशन क्या बनी? मेरे पास कंडीशन ये बनी कि CH3COO Na प्लस वाटर आ गया। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, कि जब ये सिचुएशन बनी तो मैंने कहा, मैंने ये कितना लिया था? 10 ml ये लिया था, और 0.1 मोलर ये लिया था। ये मैंने लिया था 20 ml, और ये मैंने लिया था 0.1 मोलर।
सो यू अंडरस्टैंड द आइडिया कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनेगा 1 मिलीमोल। अभी अंडरस्टैंड। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास कितना बनेगा 4 मिलीमोल। आप चाहो तो वॉल्यूम को लीटर में बदल लो, दैट इज ऑल्सो वन वे। पर हम इनडायरेक्टली बात अगर करें तो क्या बोलेंगे कि भाई दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 10 ml 0.1 मोल, and this is going to be 1 millimole. This is going to be 20 ml 0.2 mole, which is going to be 4 millimole. आप ये अंडरस्टैंडिंग करना। तो आप ये चीज देखो, आप ये चीज देखो कि मेरे पास ये वाला पोर्शन पूरा आ गया। कंसेप्ट क्लियर है? तो अगर ये मैम रिएक्ट करेंगे तो हमें आइडियली पता है कि 1 मोल ऑफ NaOH इज कंबाइनिंग विद 1 मोल ऑफ CH3COH। तो 1 मिलीमोल विल कंबाइन विद 1 मिलीमोल, तो ये कंज्यूम हो जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट ओवर कितने हो जाएंगे, 3 मिलीमोल्स ऑफ CH3COOH विल बी लेफ्ट। यस और नो? और यहाँ पे एक जो खत्म हो जाता है वही तो मेरा लिमिटिंग रीजेंट है, और लिमिटिंग रीजेंट ही प्रोडक्ट बनाता है। तो जितने कंज्यूम हो गए उतना ही मेरे पास प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ मेरे पास ये सॉल्ट कितना बन गया, 1 मिलीमोल। और ये भी कितना बन गया, 1 मिलीमोल। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो यू अंडरस्टैंड कि जब हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया कि 1 मिलीमोल और 1 मिलीमोल, तो ये वाला कंसेप्ट आ गया, है ना? तो अब आप एक चीज समझो कि अगर ये 1 मिलीमोल और ये 1 मिलीमोल मेरे पास इस तरह से आ गया तो मेरे को बीकर में बचा क्या, बीकर में ये कंज्यूम हो गया पूरा। तो बचा कौन, एसिड बचा, और साथ में उसी एसिड का सॉल्ट भी बन गया, विच इज गोइंग टू बी CH3COONA। तो इसके बच गए 3 मिलीमोल। जैसे मिलीलीटर है, मिलीलीटर से मोलारिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिलीमोल आता है, और लीटर को मोलारिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोल आता है। और ये बच गया कितना मेरा, ये बन गया 1 मिलीमोल। अभी अंडरस्टैंड? तो मैं अगर इसमें आपको पीएच निकालने को बोलूं और मुझे पता है कि ये बफर एक वीक एसिड से बना है, यानी कि इट इज एन एसिडिक बफर। आर वी अंडरस्टैंडिंग? सो व्हेन वी से कि इट इज एन एसिडिक बफर, इसका मतलब क्या है कि पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस माइनस, इट इज गोइंग टू बी pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, और एसिड का मुझे पीएच pKa मान लो दे रखा है 5.2, ऐसा कुछ। तो आप ये देखो, या मुझे इसका दे रखा है 4.73 दे रखा है पीके एसिडिक एसिड। तो अगर ये दे रखा है तो इफ आई पुट इन द वैल्यू हियर तो पीएच की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 4.73। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कहाँ है भाई, सॉल्ट है अपने पास 1, और ये क्या है अपने पास, एसिड कितना है 3। अच्छा आप लॉजिकली समझो, बेसिकली हमें यहाँ कंसंट्रेशन डालनी है तो मिलीमोल्स है ना। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, इसका मतलब क्या है कि भाई 3 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम विच इज 30 ml। बोलो हाँ। क्योंकि हमने जब दो चीजें मिक्स करी तो 20 ml यहाँ से एसिड आया और 10 ml यहाँ से हमारा NaOH बेस आया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आया बताइए? तो pH हम here is going to be equal to 4.73 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कितना है। सो कंसेंट्रेशन क्या होती है, मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स हैं सॉल्ट के मोल्स हैं 1। टोटल वॉल्यूम कितनी है, 30 ml का सोल्यूशन बना तो 1/30 डिवाइडेड बाय 3/30। तो आप देखो वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा। तो पीएच की वैल्यू आ जाएगी 4.73 प्लस लॉग 1/3। आर वी अंडरस्टैंडिंग? सो हियर आई एम गोइंग टू हैव पीएच इज गोइंग टू बी 4.73 प्लस लॉग 1/3। तो लॉग 1/3 मतलब लॉग 1 माइनस लॉग 3। तो व्हेन आई से लॉग 1 माइनस लॉग 3, इसका मतलब क्या है बताओ? इसका सिंपल मतलब है लॉग 1 इज 0 माइनस लॉग 3 कितना हो जाता है, 4 पॉइंट, रफली 4.7 0.47, 0.47। 0.47, अप्रोक्सीमेटली 0.5 ले लेते हैं। तो ये मेरा बनेगा 13 में से 7 गया तो कितना हुआ, इसको 0.4 लो तो ये बन गया 5। um 6 में से गया फोर तो 2 बन पॉइंट टू गया। सेवन हाँ, तो मोटा मोटा पीएच की वैल्यू आ गई 3.25। ये हमारे इस क्वेश्चन में बफर आया है। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है तो बताइए? मैम वो 4 नहीं होगा? 4.25। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 4.2। दिस इज गोइंग टू बी माय पीएच। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बताइए? यस मैम। ठीक है, अब आप ये देखो, अब इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा पार्ट तो गया है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट आप देखो। तो हमने क्या क्वेश्चन किया था कि 0.1 मोलर का सोल्यूशन 10 ml हमने NaOH लिया था, उसको हमने मिलाया था 20 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर
CH3COOH, ठीक है। तो जब हमने इसको 20 मिलीलीटर 0.2 मोलर CH3COH से मिलाया तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि मैम हमने एक बफर बनाया जिसका मैंने पीएच अभी जस्ट आपको पीछे निकाल के बताया। मैंने कहा इसका पीएच जब बना था तो मेरे पास बीकर में सिर्फ CH3COOH बचा था और साथ में बीच बीकर बचा था CH3CONA। इसका बना था 1 मिलीमोल और इसका बना था मेरे पास 3 मिलीमोल बचा था। यस और नो? तो अगर इसके मिलीमोल्स ऐसे बचे हुए थे तो इतना मोल इसका था, इतना मोल इसका था। तो माय पॉइंट हियर इज कि जब हम पीएच की बात करेंगे तो पीएच की सिचुएशन क्या है? अब मैंने सवाल में आगे एक्सटेंशन क्या डाला? मैंने कहा इफ 10 ml of 0.01 molar NaOH is added to the buffer solution. क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द change in the pH. Also calculate its buffer capacity. Also calculate its buffer capacity. So that is the part. तो अब आप एक चीज समझो कि हमारे पास सिचुएशन क्या है कि अगर 10 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH है और मैं इसको ऐड कर दूं बफर सोल्यूशन में, तो क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द चेंज इन इट्स पीएच, आल्सो कैलकुलेट इट्स बफर कैपेसिटी। ठीक है। अब इसका मतलब समझो कि भाई ये जो बफर बन चुका इसका हमने पीएच निकाला था, ओरिजिनल पीएच वाज 4.25। अब आप ये देखो कि मेरे पास इस सोल्यूशन में मैंने क्या डाला, बाहर से NaOH डाला। तो NaOH की मोलारिटी कितनी थी? 0.01 इंटू 10 डालेंगे तो क्या बनेगा? 0.1 मोलर आया ना। अगर ये 0.1 मोलर हमने इसमें डाल दिया, ठीक है, तो आप ये समझो कि मैंने इसके अंदर क्या डाला है? मैंने इसके अंदर डाला है 0.01 मिलीमोल। आप ये अंडरस्टैंड? तो आप ये देखो कि अगर बीकर में हमने CH3COOH है, साथ में ये भी है CH3COONA, तो ये जो है ना मेरा ये NaOH भी आ गया, 0.01 मिलीमोल आ गया NaOH का, और ये 3 मिलीमोल है और ये 1 मिलीमोल है। तो आप ये देखो कि दिस मिक्सचर एंटायरली वाज व्हाट? ये जो बेस है ये इससे रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, बताओ? यस। तो इसका मतलब बीकर में मेरे आप एसिड कम हो गया क्योंकि बाहर से जो मैंने बेस डाला वो किसे खा रहा है? वो तो एसिड को खा रहा है। तो अगर मैं इसका रिएक्शन देखूं तो CH3COH जो डाला वो क्या कर रहा है? वो NaOH जो है अपने पास, ठीक है, वो रिएक्शन कर रहा है प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, तो नेगेटिव गोज विद पॉजिटिव और पॉजिटिव गोज विद नेगेटिव। तो ये मुझे बनाकर दे रहा है CH3COONA और साथ में दे रहा है वाटर, विच ऑल्सो मीन्स व्हाट? कि मैम अगर ये मेरे पास 3 मिलीमोल थे और ये 0.1 मिलीमोल आया इंटू 10 करके, तो ये बेसिकली पीछे बच गया 2.9 और ये पीछे कंज्यूम हो गया और मेरे पास सॉल्ट बन गया कितना? मेरे पास सॉल्ट बन गया 0.1। जो कंज्यूम हो गया, जो कंज्यूम हो जाता है, जो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही तो प्रोडक्ट होता है। So the idea here is कि if I have this limiting reagent, what exactly do you think is going to happen? Tell me. कि भाई मेरे पास सॉल्ट की क्वांटिटी पहले 1 मिलीमोल तो थी, एक और बढ़ गई, तो ये अब बढ़ के 1.1 हो गया, और जो बेस को कंज्यूम कर लिया इसने, तो यहाँ पे मेरा जो एसिड था वो घट के 2.9 हो गया। बात समझ में आई? तो एसिड घट के 2.9 हो गया और बेस मेरा 1.1 हो गया। आप ये अंडरस्टैंड? यस और नो? यस तो मैम। अब मेरे पास जो एक नया बफर सोल्यूशन बना, अब मैं फिर से उस पर पीएच लगा दूं, तो मेरे पास पीएच कितना है? pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो यहां से मेरा पीएच का वैल्यू कितना आ जाएगा? pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कितना है? सॉल्ट 4.32 आ रहा है मैम। हाँ, 4.32 आ रहा है पीएच। तो सॉल्ट मेरे पास है somewhere around
1.1 और एसिड मेरे पास है 2.9। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये देगा 4 पॉइंट कितना, 4.25 ओरिजिनल था। सॉरी, मेरा पीएच कितना था, 4, फोर पीके वाज पॉइंट सेवन 4.73। फोर एंड दूसरा आ रहा है 0.-0.421। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर ही अंदर बनेगा log 1.1 माइनस log 2.9। और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये मेरा पीएच है, तो पीएच का वैल्यू मेरा आ जाएगा 4.74। और दूसरा कितना आ रहा है सॉल्व करके, 0.421। 0.042। 421। तो बेसिकली माय पीएच हियर इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 2 और 3, तो 4.32। तो पहले मेरा पीएच कितना निकलेगा, 4.3, 4.25। 4.25। तो बेस डालने से पीएच बढ़ गया। अब पीएच कितना बढ़ा, पहली बात अब आप ये देखो कि मैंने 10 ml का NaOH डाला, जिसकी खुद की कंसंट्रेशन 0.01 थी। तो आप ये चीज देखो कि जब मैंने ये डाला, ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन, कि मैम पीएच का जो चेंज आया है वो आया है 4.32 ओरिजिनल था, और उसमें से वो देखो 4.25 ओरिजिनल था। तो व्हेन इट वाज द ओरिजिनल पीएच उसका वैल्यू था 4.3, 4.25। आफ्टर बेस एडिशन, आफ्टर बेस एडिशन यही वैल्यू मेरा बढ़ के कितना हो गया, 4.32। आर वी अंडरस्टैंड? यस मैम। ये चेंज कितना आया, ये अपने पास आ गया मोटा मोटा 0.7 पीएच का चेंज आ गया। कितना बढ़ा, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो। तो 4.32 माइनस 4.25, दिस विल गिव यू व्हाट, 0.07 वैल्यू दे देगा। तो मेरे को अगर ये 0.07 की वैल्यू दे देगा तो आप ये चीज समझो कि हम ये बोल रहे हैं कि 0.07 का अगर पीएच चेंज है तो वो चेंज है 10 ml ऐड करने पे। तो मुझे अगर 1 का पीएच चेंज चाहिए तो क्या करूं, देन डिवाइडेड बाय 0.07 कर दूं। क्योंकि जो काम हम लेफ्ट में करते हैं अगर हम इसको 0.07 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको भी 0.07 से डिवाइड करेंगे। तो यू डिवाइड दिस एंड यू गेट व्हाट, 1000 डिवाइडेड बाय 7। तो आंसर आ जाएगा। तो जितना भी ml आ गया, so this is approximately going to be 1000 divided by 7, it's going to be 7 1 7, 30 बचा, 7 for the 28, फिर 20 बचा, तो इट इज गोइंग टू बी, ठीक है, और 30 बचा तो क्या बन जाएगा ये, ये आ रहा है 142 के आसपास। दिस इज गोइंग टू बी 7 to the 14, 7 1 7, 30, 7 to the 28, 7 to the 14, 142 के आसपास। तो आप ही समझो कि ये एक पीएच का चेंज करने के लिए 0.01 मोलर वाला अप्रोक्सीमेटली 130 43 ml के आसपास का NaOH कंज्यूम करेगा, तब जाके ये 1 pH का चेंज ऐड करेगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट में? यस मैम। ठीक है। ये मैंने क्या एग्जांपल दिया, मैंने इसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया कि भाई ये पीएच, ये जो बफर है ये इतना, तो इसकी इसकी बेसिक बफर कैपेसिटी कितनी होगी, इसकी बेसिक बफर कैपेसिटी कितनी हो गई, वो होगी अप्रोक्सीमेटली 143 ml। इतना NaOH 0.01 मोलर वाला ये कंज्यूम कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मैम इसमें एक चीज पूछनी थी, हम लॉग की जो वैल्यूज होती हैं उसको कितने डेसिमल तक अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं? देखो, क्योंकि मैंने बेस्ट फोर ऑप्शन इज टू डू अप टिल 3। मैम क्योंकि मैंने 3 से ही किया था, फिर उससे बफर कैपेसिटी 200 आ रही थी। मेरा पीएच 4.27 आ गया था। अच्छा, और मेरा 4.25 आ गया। तो वो 0 देखो आप, ओके, तो आप इसको 3 डेसिमल प्लेस से करके चलो, मैंने 2 डेसिमल से कर दिया। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ना वो वैल्यूज खुद दे के रखते हैं कि लॉग को इतना लेना, क्योंकि अगर ये हमारे साथ इशू आ रहा है तो ये तो पेपर बनाने वालों के साथ भी इशू आता है। तो हम बस इतना मान के चले कि भाई जो भी लॉग की वैल्यू उन्होंने दी है, क्योंकि दे डू नॉट गिव यू द लॉग टेबल, तो 3 डेसिमल के हिसाब से तो ऑप्शन भी 3 डेसिमल के हिसाब से होगा। अगर 4 डेसिमल से है तो ऑप्शन भी 4 डेसिमल के हिसाब से होगा। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट, ओके। राइट? अब आप देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आता है ध्यान से।
अब जैसे सेम क्वेश्चन मुझे बोला गया कि भाई इन्होंने 10 ml यूज किया, 0.1 मोलर CH3COH, और सॉरी, ये आपने यूज किया NaOH, इसको आपने मिक्स करा 20 ml 0.2 मोलर CH3COOH के साथ, तो इसका एक बफर बना। तो ये हम सीख चुके हैं कि बफर बना। और बफर जब बना था तो 30 ml का बफर बना था। उस 30 ml में फाइनली मेरे पास CH3COOH था, और फाइनली CH3COONA था। आया ना? तो आप ये देखो कि CH3COH की कंसंट्रेशन कितनी थी मेरे पास फाइनली जो बची थी, वो बची थी 3 मिलीमोल्स बचे थे, और इसका 1 मिलीमोल बचा था। और मैंने आपको जब मैं बफर एक्शन फर्स्ट पार्ट में सिखा रही थी, तो मैंने ये बोला था कि भाई एक बफर एसिड को भी कंज्यूम कर सकता है और बेस को भी कंज्यूम कर सकता है विदाउट अ सफिशिएंट चेंज इन इट्स पीएच। ठीक है? कई बार तो 1-2 ml एसिड या बेस डालने से पीएच का चेंज इतना माइन्यूट होता है कि हम ये बोलते थे कि भैया पीएच चेंज ही नहीं हुआ। अब आप ये मानो कि मैंने इसके अंदर क्या करा, मैंने 0.01 मोलर HCl डाल दिया 10 ml। बात समझ में आई? तो जब मैंने 10 ml का 0.01 मोलर HCl डाल दिया, नाउ माय क्वेश्चन इज कैलकुलेट और द सेम पीएच। अब आप देखो इसका मैंने पीके का वैल्यू दे रखा था 4.73 एसिटिक एसिड का, और पीएच हम इसका पुराने अभी सेम क्वेश्चन में निकाल के कितने आए थे, 4.25 का पीएच निकाल के आए थे। अप टिल 2 डेसिमल प्लेस पे चल रहे थे। तो माय क्वेश्चन हियर इज कि कैलकुलेट क्या करने को कह रहा है। इट सेज कैलकुलेट दी पीएच ऑफ, कैलकुलेट दी पीएच ऑफ व्हाट, इट सेज कैलकुलेट दी पीएच ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 0.01 molar HCl is added to 10 ml. 10 ml of such acid is added to the solution. Are we understanding? So this is the idea. ठीक है? अब आप ये देखो, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 0.01 मोलर HCl 10 ml is added to the solution। ठीक है? ये पार्ट है। तो अब आप इसे करोगे क्या? तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई मेरे पास 0.01 मोलर HCl है। तो अब आप देखो कि मेरे पास बीकर में CH3COOH था, और ये CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव है, और इसके अंदर मैंने HCl डाल दिया। है ना? तो जब मैंने इसके अंदर HCl डाल दिया, तो ये HCl का मोल्स कितना है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो ये जाएगा 10 इंटू 0.01, तो ये बेसिकली आ जाएगा 0.1 मिलीमोल। तो मैंने HCl की बेसिकली 0.1 मिलीमोल्स डाल दिए। अभी अंडरस्टैंड? तो अब आप ये देखो कि HCl के जो मिलीमोल्स डाले, तो बाहर देखो, अगर तुम एसिडिक बफर में एसिड डालोगे, अगर तुम एसिडिक बफर में बाहर से कोई एसिड डालोगे, तो वो एसिड उसके अंदर जो सॉल्ट पड़ा हुआ है उससे रिएक्शन करेगा। और अगर तुम एसिडिक बफर में कोई बेस डालोगे, तो वो बेस उस एसिडिक बफर में कोई एसिड पड़ा हुआ है तो उससे रिएक्शन करेगा। तो ये बात ध्यान रखना। तो मैंने कहा बाहर से मैंने एसिड डाला तो वो इससे रिएक्शन कर रहा है, तो इसके तो 3 मिलीमोल्स बचे हुए थे। और क्योंकि अब वो इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो आप बताओ H+Cl नेगेटिव, तो नेगेटिव गोज विद पॉजिटिव, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3COOH, और साथ में बनाएगा NaCl। अभी अंडरस्टैंड? तो इसके थे 1 मिलीमोल, और रिएक्शन के हिसाब से 1 मोल ऑफ HCl इज कंबाइनिंग विद 1 मोल ऑफ CH3COO So my part here is कि ये करेगा क्या, कि नेगेटिव गोज विद पॉजिटिव एंड पॉजिटिव गोज विद नेगेटिव। दिस इज गोइंग टू गिव मी व्हाट, दिस इज गोइंग टू गिव मी CH3CO नेगेटिव, और साथ में क्या लगा दूंगा, NaCl। So do you realize the fact कि we have CH3COOH plus NaCl? ठीक है? तो 0.1 मिलीमोल तो कंज्यूम हो गया, इसके 1 मिलीमोल से ये भी कंज्यूम हो गया 0. तो ये 0.9 बचा, और जो 100% कंज्यूम हो जाता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बन जाता है। तो आप ये समझो कि भाई मेरे बीकर में NaCl से तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, CH3COH जो है उसके 3 मिलीमोल पहले भी थे एसिड की, वीक एसिड के, और एक 0.1 मिलीमोल जो है वो मेरे पास और बन गया। तो मेरे पास CH3COOH के मिलीमोल्स कितने बन गए, 3.1 मिलीमोल्स होगा मेरे।
आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो हमारे पास इसके कितने मिलीमोल्स हो गए? 3.1 मिली मोल्स हो गए। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? यस मैम। ठीक है। और साथ में क्या हो गया? साथ में जो जो एसिड बचा, जो सॉल्ट बचा, वो बचा CH3CO नेगेटिव एन ए पॉजिटिव। आर यू अंडरस्टैंड? इसके बच के मेरे पास 0.9। अब मेरे पास नया सोल्यूशन बन गया। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि जो पीएच बनेगा वो क्या बनेगा? पीकेए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। डू नॉट फॉरगेट, जब मैंने कुछ भी नहीं मिलाया था तो पीएच मेरे पास आया था 4.25, 4.3 4.25 आया था। यस और नो? अब क्या यस हुआ? मैम। अब मेरा सॉल्ट हो गया कितना? 0.9, एसिड हो गया 3.1, और ये लॉग है, तो इसमें मैं पीके डाल रही हूँ 4.73, और ये मेरा हेंडरसन इक्वेशन से निकल के आएगा। तो पीएच की वैल्यू आ जाएगी 4.73 प्लस लॉग ऑफ 0.9/3.1। तो log ऑफ 0.9/3.1 का मतलब क्या है? बताओ। log ऑफ 0.9/3.1 का मतलब क्या है? ये मैम बनेगा जीरो log ऑफ पॉइंट 0.9 फाइव माइनस थ्री log ऑफ सेवन 3.1। तो इसकी वैल्यू बताओ log 9 की, 0.9 की। मैम फाइनल वैल्यू 0.537 है। 0. 537। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 4.73 से मैं अगर घटा दूं तो 0.54 घटाऊंगी, क्योंकि 7 को राउंड ऑफ कर दिया मैंने, है ना? तो ये आपका 13 में से 4 गया 9, ये हो गया 6 में से गया, तो 4.19 मेरा पीएच है। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो व्हाट इज हैपनिंग कि मैम अब पहले इनिशियल पीएच ये था, आफ्टर द एडिशन ऑफ द एसिड हमारा पीएच कितना हो गया है? 4.19 हो। आप ये अंडरस्टैंड? तो आप ये चीज देखो कि मेरे पास ये जो पीएच की फाइनल वैल्यू आ गई, ये आ गई 4.19, है ना? तो मैं डेल्टा पीएच का वैल्यू अगर निकाल दूं तो कितना आ जाएगा? 4.25 माइनस 4.19। तो अब आप देखोगे तो कितना? 6, 0.06 का गैप आ गया, विच इज माई पीएच। सही बात है। यस मैम। या अगर मैं डेसिमल प्लेस तक ही काउंट करती तो 0.5 ही लेती, तो ये वाली वैल्यू भी 0.07 ही आ रही है। तो आप ये देखो, इससे सिचुएशन क्या समझी कि अगर मैं एसिड या बेस दोनों की कंसंट्रेशन चेंज नहीं करती हूँ, वॉल्यूम भी और कंसंट्रेशन भी सेम रखती हूँ, तो एसिडिक बफर कैपेसिटी जो आती है वही बफर कैपेसिटी बेसिक में भी आती है। तो अब मैं बफर कैपेसिटी पूछती हूँ कि भाई 10 ml का अगर एसिड ऐड किया, 10 ml का अगर एसिड ऐड कर दिया, तो मेरे पास पीएच चेंज आएगा 0.06 का। तो वन मैम एम एल का वन अगर एसिड सिक्स किया, सिक्स आ रही है बफर कैपेसिटी। हाँ 166 आ रही है बफर हाँ, कैपेसिटी। तो पहले वाले में मैंने 0.07 लिया था, तो उससे आ रहा था 143 के आसपास। तो शायद वहां पे भी अगर ढंग से राउंड ऑफ करती तो मोटा मोटा यही आंसर आ जाता। तो यहाँ से अब बताओ, एक पीएच चेंज लाना है अगर यूनिटी का, तो मैं 110 को 0.06 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास ये हट जाएगा और यह जाएगा 1000/6। तो दिस इज गोइंग टू बी माय 1 pH, दिस इज गोइंग टू बी माय यूनिटी ऑफ 1। Are we understanding my point? So if you solve this, you get what answer? Approximately 166 point something. Are we understanding? यस मैम। मतलब ये वाला जो बफर है वो 166.66 ml एसिड कंज्यूम कर सकता है, और तब जाके अपना पीएच जो है वो 4.25 से घटाकर 3.25 ले। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इज इट क्लियर? ठीक है। तो दैट्स द बेसिक आइडिया। फंडा समझ में आया कि नहीं? यस मैम। ठीक है जी। दिस इज वन पार्ट। अब आप देखो, तो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो मेजोरिटी तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, जिसके अंदर मैंने एक मेजोरिटी क्वेश्चंस कराए हैं रिगार्डिंग हाउ बफर एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, ये बफर क्या है, किस तरह से बफर कैपेसिटी निकालनी है, अगर बाहर से कुछ ऐड कर दिया तो क्या होगा, है ना? इस तरीके से। अच्छा, आप ये देखो, मुझे नहीं पता वॉल्यूम कितनी है, पर आप देखो ये जो वॉल्यूम मैंने निकाली है, ठीक है,
ये जो वॉल्यूम मैंने निकाली है, वो वॉल्यूम कुछ भी हो, बफर के अंदर बाहर से 10 ml का एक्स्ट्रा एसिड या बेस ऐड हो रहा है, तो आप देखो कंसंट्रेशन चेंज होगी, बट व्हाट एम आई डूइंग, वो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा। इसीलिए मैंने क्या करा, सीधा मोल्स डाल दिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कंसंट्रेशन तो मैम मोलैरिटी यस। अपॉन वॉल्यूम होती है। तो आपने तो मोलैरिटी अपन वॉल्यूम किया ही नहीं। मैंने कहा वो किया तो है, पर वॉल्यूम डालेंगे भी तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जा रहा है। एंड बिकॉज वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, बिकॉज वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो व्हाट डू यू एग्जैक्टली थिंक हैपेंस? सिर्फ मोल्स का इफेक्ट आएगा। एग्जैक्टली। तो हमें इसीलिए वॉल्यूम की कोई खास जरूरत है नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज द पार्ट। अब आप ये देखो, तो दिस इज अनदर पार्ट, राइट? अब आप एक देखो, एक और क्वेश्चन क्या बनता है। अब मान लो इन्होंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन कहता है ऐसे बोलते हैं, क्वेश्चन कहता है अ solution having an acid and a base undergoing 50% neutralization. The pKa of acid is 5.29. Calculate the pH of a weak acid of the solution so far. तो पहली बात तो आप ये देख के चलो कि 50% न्यूट्रलाइजेशन वर्ड का मतलब ही ये होता है कि बेस्ट बफर बन गया। लेकिन अगर हमें नहीं समझ आता तो आप ये देखो कि मैंने कोई भी वीक एसिड ले लिया, मान लो एच, और उसका रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा दिया, मान लो BOH। ठीक है, किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा दिया, मान लो BOH। तो जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, दिस इज गोइंग टू बी B प्लस एन OH नेगेटिव, दिस इज गोइंग टू बी H प्लस एन A नेगेटिव, है ना? तो पॉजिटिव गोज विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव गोज विद नेगेटिव। तो मेरे पास आ जाएगा BA प्लस H2O। तो अगर 50% न्यूट्रलाइजेशन बोल रहा है, मान लो अगर इसके दोनों के बराबर बराबर मोल्स थे, ठीक है, मान लो इसके मेरे पास 50% न्यूट्रलाइजेशन बन गया, तो मतलब बेस खत्म हो गया। ठीक है, तो आप ये समझो कि मेरे पास अगर इसके x/2 मोल्स थे और इसके x मोल्स थे, ठीक है, तो तभी ऐसा हो सकता है कि इसके x/2 खत्म हो जाए और इसमें से x/2 कंज्यूम हो जाए, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन के 1 मोल of Ha is going to combine with 1 mole of BOH to give me 1 mole of B. Are we understand? So when I say कि 1 mole of Ha is combining with 1 mole of BOH to form 1 mole of Ba plus water, तो मैंने कहा जी x/2 तो कम है, तो x/2 मोल्स अगर खत्म हो गए, ऐसा समझो कि 10 में से इसके 5 से, तो 5 में से 5 मोल कंज्यूम हो गए, तो 50% न्यूट्रलाइजेशन हो गई ना, 50% न्यूट्रलाइजेशन हो गई, आया ना? ऐसा सोल्यूशन। और फाइनली हमारे पास सिर्फ सॉल्ट बचा है, कहने का मतलब ये है फाइनली सिर्फ सॉल्ट बचा है। तो आप ही समझो कि यहाँ पे x/2 मोल्स हमारे किसके बच गए, सॉल्ट बन गए, और x/2 मोल्स ही हमारा यहाँ पे कौन बन गया, वाटर बन गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच निकालो, तो मैंने कहा जी पहले बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाएं, ये तो बफर ही बना ना, यहाँ पे सॉल्ट बना है, ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस खत्म हो गया, और ये मेरा कौन बच गया है, ये मेरा एक वीक एसिड बच गया, है ना? ये मेरा एक वीक एसिड बच गया। तो pH here is going to be what, बताओ? pH here is going to be concentration of क्या बनेगा, pKa plus प्लस log of लॉग ऑफ salt of सॉल्ट बाय एसिड। acid, आया ना? तो pH की वैल्यू कितनी है, pH की वैल्यू pKa अपने को कितने रखे, 5.29 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कौन है बताओ, ये सॉल्ट है, और ये कौन है मुझे बताओ, ये एसिड है। सॉल्ट भी x/2 मोल्स बना है, सॉल्ट भी x/2 मोल्स बना है, और एसिड भी x/2 मोल्स बना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.29 प्लस लॉग ऑफ 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरी pH की वैल्यू आ जाएगी 5.29। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट?
यस मैम। पढ़ना समझ में आया? तो ये बेसिकली बेस्ट बफर है, तो मैं सिंपल 50% न्यूट्रलाइजेशन सुन के ही लिख सकती थी कि 5.29 ही पीएच है, क्योंकि पीके बराबर किसके हो जाता है, ये सब वन हो जाएगा सेम कॉन्सेंट्रेशन, तो पीके बराबर पीएच हो जाएगा, क्योंकि लॉग वन तो जीरो होता है। आर वी अंडरस्टैंड? तो पीके की वैल्यू बन जाएगी 5.29। फंडा समझ में आया या नहीं बताइए? यस मैम। यस और नो? ठीक है, so this is the basic idea. It says calculate the pH of the solution so forward. बात क्लियर है? यस। बताओ। ठीक है, तो अब आप ये चीज समझो कि जब हमें इस तरह से पार्ट दिया जाता है, तो दिस इज द आइडिया दैट वी हैव। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है तो बताओ। तो ये एक पार्ट ये आ गया। दूसरा, आप देखो कई बार क्वेश्चन हमें कैसे बोलता है, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट प्रेजेंट इन द बफर solution. Okay, calculate the concentration of salt present in the buffer solution where pKa of acid is 4.73 and pH of the buffer solution is 4.2 4.20, provided it has 0.1 molar 200 ml of the acid in it. ठीक है, ऐसा सा कुछ सिचुएशन। तो माय क्वेश्चन इज कि मुझे कंसंट्रेशन ऑफ दी क्या निकालना है, सॉल्ट निकालना है। मैंने कहा मुझे नहीं पता कंसंट्रेशन कितनी है, मान लो एक्स मोलारिटी है और उसका वी एम एल वॉल्यूम है, आया ना? एक्स मोलारिटी है और वी एम एल वॉल्यूम है। तो बेसिकली ये सॉल्ट का पार्ट है, तो मैं बेसिकली बोल सकती हूँ मोलारिटी इंटू वॉल्यूम गिव्स मी मोल्स, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट हमें मिल गए यहाँ से। आर वी अंडरस्टैंड? एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, एन की वैल्यू यहाँ पे एक्स भी आ गई। So it says calculate the concentration of the salt present in the buffer solution where pKa of the acid is 4.73 and pH of the buffer is 4.20. Are you understanding? तो आप ये चीज समझो कि जब हम लिखते हैं pH, this is going to be equals to pKa plus log of concentration of salt upon concentration of the acid. तो जब हम pH की बात करते हैं तो वो तो मुझे दे रखा है 4.20, pKa मुझे दे रखा है 4.73 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है मैंने कहा पता नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, बोलो हाँ, डिवाइडेड बाय एसिड की बात करो, एसिड के मोल्स कितने बताओ, एसिड के मोल्स कितने बताओ, ये है। तो एसिड के मोल्स हैं अपने पास मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि ये बन गया 20 मिलीमोल्स और वॉल्यूम हो गई टोटल, तो वॉल्यूम से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ। हाँ, वी अंडरस्टैंड? ठीक है, तो मुझे यहाँ से मोल्स निकालने को मिल जाएंगे, तो मोल्स कैसे निकलेंगे बताओ, इसको माइनस कर दो तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा 4.20 माइनस 4.7, मोटा मोटा 4.7 ले लो, 4.7। तो ये सॉल्व करके कितना आया बेटा, ये आया 0.5 माइनस का, दिस इज गोइंग टू बी लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन 20, क्योंकि वॉल्यूम से वॉल्यूम चला गया, कुछ नहीं है तो बेस 10 है। तो हाउ इज इट लुकिंग लाइक कि सॉल्ट की मोल्स अपॉन 20 इज नथिंग बट माइनस 0.5, तो यहाँ बेस 10 है तो 10 की पावर 0.5 कर दूंगी तो ये आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्ट अपॉन 20 इज गोइंग टू बी 10 की पावर 0.5। तो एज a result if you solve this what will you get? तो 0.5 का मतलब होता है 3.1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट आ गया 10 की पावर 0.5 का मतलब 0.1, तो दिस बिकम्स बेसिकली 20 इंटू 3.5
फंडा समझ में आया? तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास अगर ध्यान से देखें तो मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्ट। तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्ट विल बी इक्वल टू 3.1 टाइम्स 20। यस और नो? अच्छा, ये वैल्यू कितनी आई थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड विच इज 20। यहाँ वैल्यू आई थी -0.5, तो ये मेरे पास बनेगी लॉग ऑफ दिस, है ना? कुछ नहीं है तो बेस 10 है, तो थ्री मैम पॉइंट वन तो ही है। मोल 63 हो गए। नहीं नहीं नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन 20 इज गोइंग टू बी 10 की पावर 0.5। तो 10 की पावर 0.5 का मतलब क्या है, बोलो? -0.5, ये पावर है। अच्छा हाँ। तो ये बेसिकली नीचे बन गया 10 की पावर 0.5 पॉजिटिव का, तो ये नीचे बन गया 1/3.1। दिस इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्ट अपॉन 20। तो इफ आई क्रिस क्रॉस दिस, तो आई विल गेट 20 डिवाइडेड बाय 3.1। दिस विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्ट। तो ये कितना आएगा, मोटा मोटा 6 पॉइंट समथिंग को चलेगा, तो 200 सिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय फोर फाइव 6.45 विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द। ठीक है। तो आप ये चीज समझो कि क्वेश्चन में वो एक चीज मिसिंग कर सकता है, इट कैन मिस आउट ऑन टू द सॉल्ट, इट कैन मिस आउट ऑन टू द बेस, सॉल्ट, एसिड, कुछ भी। तो डेटा दिया होगा, 50% न्यूट्रलाइजेशन दिया होगा। तो इस तरीके से इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई तो बताओ।